हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। हमारे पास कुल मिलाकर के 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिसमें से पहला क्वांटम नंबर हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर हो जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा क्वांटम नंबर हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं और क्या है ये तो मत ही पूछे थोड़ी देर के लिए, अभी एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाएगा। क्वांटम नंबर्स की मदद से क्या करते हैं ये ज्यादा बेटर क्वेश्चन है। क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के अंदर सेल्स में रहता है, फिर सेल्स के अंदर सब सेल्स होते हैं, सब सेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एटम, कोई भी एटम लोगे तो एटम के अंदर सेल्स हैं, सेल्स के अंदर सब सेल्स हैं, सब सेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स भी हैं और इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जैसे मान लो हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन मेरा जो है वो 4th सेल के अंदर है, तो अब बारी आएगी 4th सेल के अंदर 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है। बताओ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किस में है? इसमें है कि इसमें है कि इसमें है कि इसमें है? चलो हमने टिक कर दिया कि मेरा इलेक्ट्रॉन डी में है। फिर अब बताएगी कि जो डी सबसेल होता है इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल्स। ये जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है? तो चलो हमने कह दिया, मान लिया ये बीच वाला ऑर्बिटल है। और जब इस ऑर्बिटल के अंदर भी जाओगे तो इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें देखने को मिलेंगे, क्लॉकवाइज स्पिन के साथ और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है? तुम किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, इसकी या इसकी? तो चलो कह देंगे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर मेरे को एक इलेक्ट्रॉन का लोकेशन सेट करना है, बताना है कि एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो मुझे साफ साफ बता करके भेजना पड़ेगा कि तुम चौथे सेल के अंदर इस वाले सब सेल और उसके भी अंदर इस वाले ऑर्बिटल में चले जाना और सीधा और उल्टा 2 इलेक्ट्रॉन वहां लेटे होंगे, एक क्लॉकवाइज स्पिन वाला, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला, और तुम जो है क्लॉकवाइज स्पिन वाले से मिलना, यही जो है मेरा वाला इलेक्ट्रॉन है। तब जो है बात पूरी होती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पूरी बात कहना चाहते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि वो कहाँ रह रहा है या कहाँ रहता है, तो हमें उसके सेल को, सब सेल को, ऑर्बिटल को और इलेक्ट्रॉन के स्पिन को, 4 चीजों को बताना पड़ेगा। और इन 4 चीजों को हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि 4th सेल है, उसमें डी सब सेल है और ये मिडिल वाला ऑर्बिटल है और ये क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है। हम तो शब्दों में ऐसे बता सकते हैं। और दूसरा, हम कोडेड लैंग्वेज, हम लोग शब्दों में बात न करके नंबर्स में बात करें। जैसे हमारे लेटर्स पर हम लोग कहीं एक दूसरे को चिट्ठियां भेजते हैं, लेटर्स भेजते हैं, सामान मंगाते हैं, तो हम लोग वहां पर एक पिन कोड देते हैं। तो पिन कोड में क्या है, जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स बताते हैं। पहला नंबर कुछ इंडिकेट करेगा कौन से स्टेट में जाना है, दूसरा नंबर इंडिकेट करेगा कौन से स्टेट के कौन से सिटी में जाना है, तीसरा नंबर भी इसी तरह से कुछ इंडिकेट करता होगा, चौथा नंबर भी कुछ इस तरह से इंडिकेट करता होगा। तो ये पिन कोड जो तुम लिखते हो, ये पिन कोड ऐसा नहीं कि बस फालतू ही कुछ लिख दिया। ये पिन कोड अच्छी तरह से बताता है कि लेटर को कहां तक ले जाना है। केवल अकेले लेटर पर पिन कोड लिखा रहेगा तो उसकी मदद से जो है अच्छा पोस्टमैन यदि है, समझदार है, वो पिन कोड को समझता है। तो केवल पिन कोड देख करके तुम्हारा लेटर जो है तुम्हारे लोकेलिटी तक, तुम्हारे मोहल्ले तक, तुम्हारी कॉलोनी तक लेकर के चला आएगा। अगर उस पर केवल तुम्हारा नाम लिखा हो तो पूछ करके लोगों से कि भाई ये बंदा कहाँ रहता है, तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर हम लोग सेल्स, सब सेल्स, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स को प्रेजेंट करने के लिए
कोड नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे और वही कोड नंबर्स जो है क्वांटम नंबर्स के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग सेल को डिस्क्राइब करने के लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल के लिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स को बताने के लिए, ठीक, और स्पिन क्वांटम नंबर डेफिनेटली स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो चार चीजें हैं और चारों के लिए एक एक क्वांटम नंबर्स है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम n से दिखा देते हैं, और इसी तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर इसे हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल l से दिखा देते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से दिखा देंगे, और स्पिन क्वांटम नंबर इसे हम लोग स्मॉल s से दिखा देंगे। तो चारों के लिए चार सिंबल्स ले लिए। फिर इनका वैल्यू क्या क्या होगा? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होता है। अगर तुमने कह दिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, उसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले सेल में है, या तुम पहले सेल की बात कर रहे हो। इसी तरह से 2 मतलब दूसरा सेल, 3 मतलब तीसरा सेल, 4 मतलब चौथा सेल, 5 मतलब पांचवा सेल। और हम जानते हैं कि सेल्स का कोई अंत होता नहीं है, सेल्स अप टू इनफाइनाइट होते हैं, तो ये भी अप टू इनफाइनाइट जाएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 मतलब एस सब सेल, 0 मतलब एस सब सेल, फिर 1 पी सब सेल, 2 डी सब सेल, 3 एफ सब सेल, 4 जी सब सेल। चलते चले जाओ, कहां तक चले जाओगे? जहां तक सब सेल्स होंगे वहां तक जाओगे। तो तुम देखोगे कि अगर हमने इसका वैल्यू फिक्स कर दिया है तो हमको यहां पर n-1 तक जाना पड़ेगा, n-1 तक जाना पड़ेगा। जैसे यदि हम लिख दे कि n का वैल्यू हमने लिख दिया है 7, तो l का वैल्यू जो है 0 से लेकर के 7 में से 1 माइनस कर दो, 6 हो जाएगा, 0 से 6 तक। सो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये 7 वैल्यूज 7 ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करते हैं, s p d f g h और i। इससे ये समझ में आता है कि जो 7वां सेल है उसके अंदर 7 सब सेल्स है, ठीक। ये 7 सब सेल्स को इंडिकेट करते हैं। 7 वैल्यू 0 से लेकर 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6, और 7 सब सेल्स, क्योंकि हम जानते हैं 7वें सेल के अंदर 7 सब सेल्स होते हैं, तो मेरे को 7 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। और ये वही वाले 7 वैल्यूज हैं। प्रत्येक वैल्यू जो है एक सब सेल को इंडिकेट करता है। एस की बात करोगे तो 0, पी की बात करोगे 1, डी की बात करोगे 2, एफ की बात करोगे 3। इसी तरह से जहां तक तुम्हें जरूरत है चलते चले जाओ। तो यदि n का वैल्यू जो है वो 4 हो जाए, तो जो l का वैल्यू है 0 से लेकर के 4 में से 1 माइनस करो, 3 आ जाएगा। तो 0 1 2 3 एस पी डी एफ। इससे ये भी पता चलता है कि चौथे सेल में 4 सब सेल्स होते हैं। तो इस वे में जो है इसका जो वैल्यू है 0 से शुरू होकर के n-1 तक जाएगा, और डेफिनेटली इसका जो वैल्यू है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसका वैल्यू कितना है उसी से पता चलेगा कि इसका वैल्यू कहां से कहां तक लिखा जाएगा। m की बात करें तो ये प्लस l से लेकर के माइनस l तक लिखा जाता है। मतलब इसकी मदद से इसका वैल्यू लिखते हैं, इंडिपेंडेंट वे में नहीं लिखते हैं, इसकी मदद से इसका वैल्यू लिखेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लें, जैसे l बराबर हो गया 4, सॉरी ठीक है, अच्छा ठीक है, l बराबर हो गया 4, तो m बराबर +4 से लेकर के -4 तक। तो क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगे? ये हो जाएंगे +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4। ये टोटल तुम्हें जो है 2l+1 वैल्यूज मिलेंगे, 2l+1 वैल्यूज, ठीक। जैसे यहाँ 4 है तो 2 × 4 + 1 वैल्यूज, मतलब 4 × 2 8, 8 में 1 जोड़ दिया 9 वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज तुम्हें देखने को मिलेंगे। और ये 9 वैल्यूज ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो सब सेल है, इस सब सेल के अंदर 9 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक। तो जब तुम s के लिए रहोगे, s सब सेल में आओगे,
तो L बराबर होता है 0 और M बराबर आएगा 0। ये इंडिकेट करता है इसमें बस एक ही ऑर्बिटल होता है। P सब सेल में आओगे, P सब सेल के लिए L बराबर होता है 1। ठीक है, इस चीज को याद रखें, यहां से हम उठा रहे हैं इसको ना, कहां से उठा रहे हैं, ये S के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, P के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 1, D के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 2, F के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 3, G के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 4। तो यहां से हम लोग इसको उठा ले रहे हैं। तो जो हमारे सब सेल्स हैं SPDFGH वगैरह वगैरह, और सब सेल्स के लिए जो क्वांटम नंबर्स है 0 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, और उसको हम L से इंडिकेट कर रहे हैं। तो वही चीज हमने यहाँ किया हुआ है। L बराबर 4 लिखा है तो M के वैल्यूज +4 से -4 तक। L बराबर 0 लिखा है तो M का वैल्यू 0 हो जाएगा। L बराबर 1 लिखोगे तो M का वैल्यू +1 0 -1 होगा, जो ये इंडिकेट करता है कि P में जो है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल के लिए वैल्यू +1 हो जाएगा, दूसरे के लिए 0 हो जाएगा, तीसरे के लिए -1 हो जाएगा। किसके लिए क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी के लिए कुछ भी रख दो चलेगा। ठीक, किसी के लिए कुछ भी रख दो, तुम +1 पहले लिख दो कि -1 पहले लिख दो कि 0 पहले लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई जरूरी नहीं किसी क्रम में लिखना है, बस 3 वैल्यूज है और यही 3 वैल्यूज +1 0 और -1, क्रम तुम कुछ भी कर दो। तुम कह दो इस वाले ऑर्बिटल के लिए +1 है या इस वाले ऑर्बिटल के लिए -1 है तो भी चलेगा, इस वाले ऑर्बिटल को 0 से दिखा दो तो भी चलेगा, फिर बचे हुए वैल्यूज इन दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ भी कह सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह से जब L बराबर 2 लिखोगे तो ये D सब सेल को इंडिकेट करेगा, D सब सेल को, और M का वैल्यू देखोगे तो +2 से लेकर के -2 तक, तो +2 +1 0 को भी शामिल कर रहा है ना, -1 -2, 5 वैल्यूज जो कि इस बात को इंडिकेट करते हैं कि D में तुम्हारे पास 5 ऑर्बिटल्स है और प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए एक एक वैल्यू +2 +1 0 -1 -2। किसके लिए कौन सा है ये अभी हम फिक्स नहीं करेंगे, किसी के लिए कुछ भी रख सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं इसके लिए +2 है, या हम कह सकते हैं नहीं इसके लिए +1 है, हम कह सकते हैं नहीं हम इसके लिए 0 रखना चाहते हैं, हम इसके लिए -1 रखना चाहते हैं या -2 रखना चाहते हैं, तो इसको कोई भी एक वैल्यू दे सकते हैं, फिर बचे हुए 4 वैल्यूज इन चारों को बांटेंगे। इसी तरह से इसको भी कोई वैल्यू दे सकते हैं, बचे हुए वैल्यूज इसको बांटेंगे। तो किसी भी ऑर्बिटल के लिए कोई भी वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दें तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके लिए +2 ही लेना पड़ेगा, हम इसके लिए +1, इसके लिए 0, इसके लिए -1, इसके लिए -2, कुछ भी इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। 5 ऑर्बिटल्स 5 वैल्यूज ये फिक्स्ड है, और कौन से ऑर्बिटल के लिए कौन सा वैल्यू है ये फिक्स नहीं है। जैसे हमारे घर में जो है सपोज 4-5 लोग रहते हैं, मान लो 5 लोग रहते हैं और बाजार से हम जो है 5 मिठाइयां खरीद लाए, तो कौन सी मिठाई किसके लिए अभी फिक्स नहीं है, किसी को भी कोई भी मिठाई दी जा सकती है। लेकिन हाँ, एक बंदा एक मिठाई खा गया तो वो मिठाई खत्म, बचे हुए 4 मिठाई बचे हुए 4 लोगों में बांटने के बारे में सोचा जा सकता है। इसी तरह से अगर L बराबर 3 हो जाए तो जो M का वैल्यू होगा +3 से लेकर के -3 तक लिखते चले जाओ, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, जो कि 7 ऑर्बिटल्स। L बराबर 3 मतलब F सब सेल, F सब सेल इस बात को इंडिकेट करता है कि F सब सेल में 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस वे में जो है ये जो क्वांटम नंबर्स है इनके वैल्यूज जो है मीनिंग रखते हैं, बस ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देना है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 से लेके अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 से n-1 तक, और प्रत्येक वैल्यू एक सब सेल को दिखाएगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू L पर डिपेंड करता है। ठीक, M का वैल्यू L पर डिपेंड करता है और L का वैल्यू N पर डिपेंड करता है, तो हम कहते हैं M का वैल्यू जो है L और N दोनों पर डिपेंड करेगा। ध्यान देना, M का वैल्यू L पर डिपेंड करता है और L का वैल्यू N पर डिपेंड करता है, तो मतलब M का वैल्यू डायरेक्टली L पर डिपेंड करता है और इनडायरेक्टली N पर भी डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू इन दोनों पर डिपेंड करता है। फिलहाल इसके जो है अगर L के वैल्यूज मेरे को पता है तो M के इतने सारे वैल्यूज लिखे जा सकते हैं, और प्रत्येक वैल्यू जो है क्या दिखाता है, एक ऑर्बिटल को दिखाता है कि हाँ ये एक ऑर्बिटल, कोई ना कोई एक ऑर्बिटल होगा। राइट, और स्पिन क्वांटम नंबर इसके लिए सिर्फ 2 ही वैल्यूज है, +1/2 एंड -1/2। इलेक्ट्रॉन के 2 ही स्पिन होते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों स्पिन्स के लिए एक एक वैल्यूज, +1/2 एंड -1/2।
तो जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए, इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में, किसी भी सब सेल में, किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी स्पिन के साथ रह सकता है, तो उन सारी पॉसिबिलिटीज को हैंडल करने के लिए मेरे पास एक एक क्वांटम नंबर्स है। ठीक, यहां पर जैसे हम लोग एक छोटा सा प्रश्न करें, क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे, राइट ऑल possible values of azimuthal quantum number and magnetic quantum number for principal quantum number n बराबर कह दो 5 और n बराबर कह दो 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू यदि ये रहे तो मेरे को एजीमुथल क्वांटम नंबर के सारे वैल्यूज लिखने हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के सारे वैल्यूज लिखने हैं। और दूसरा, यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 4 रहे तो भी मेरे को वही काम रिपीट करना है। तो n बराबर 5, हम कहेंगे n बराबर 5 है, तो l बराबर 0 से लेकर के 5 में से 1 कम कर दो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। कितने वैल्यूज मिल गए? 5 वैल्यूज मिल गए, जो ये बताते हैं कि 5वें सेल के अंदर 5 सब सेल्स हैं, S, P, D, F, G, नाम भी तुम बता सकते हो। फिर M की बात आएगी, तो 0 से तुम्हें मिलेगा 0, 1 से तुम्हें मिलेगा +1, 0, -1, 2 से तुम्हें मिलेगा +2, +1, 0, -1, -2, 3 से तुम्हें मिलेगा +3, +2, 0, +1, 0, -1, -2, -3, और 4 से तुम्हें मिलेगा +4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 एंड -4। तो इस वे में जो है तुम्हें n का वैल्यू 5 है तो l के 5 वैल्यूज और m के कुल देखना 5 का स्क्वायर 25 वैल्यूज हो जाएंगे। तुम काउंट करो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 वैल्यूज है। तो ये सारे वैल्यूज को टोटल मिलाकर के काउंट करोगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 वैल्यूज, जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 25 ऑर्बिटल्स हैं कुल यहां पर। ठीक, एस में एक ऑर्बिटल मिलेगा, ये SPDF है ना, SPDFG, SPDFG। एस में एक ऑर्बिटल मिलेगा, P में 3 ऑर्बिटल मिलेंगे, D में 5 ऑर्बिटल मिलेंगे, F में 7 ऑर्बिटल मिलेंगे, G में 9 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, और सब मिला करके देखोगे तो 25 ऑर्बिटल मिलेंगे। तो हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि अगर हम nth सेल में है तो L के लिए n वैल्यूज, ठीक, n वैल्यूज, या फिर हम ऐसे कहते हैं, इसको इस वे में लिखें, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने फिक्स कर दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने फिक्स कर दिया, कह दिया इसका वैल्यू n है। ठीक, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए n वैल्यूज मिलेंगे n वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। ठीक, इन वैल्यूज को काउंट करोगे तो n वैल्यूज हो जाएंगे। जैसे यहां पर 5 लिखोगे तो यहां तुम्हें 5 वैल्यूज मिलेंगे, यहाँ 6 लिखोगे तो यहां तुम्हें 6 वैल्यूज मिलेंगे, यहाँ 10 लिखोगे तो 0 से लेकर 9 तक तुम्हें 10 वैल्यूज देखने को मिलेंगे। तो ये चीज कहना है मेरा। और फिर अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को तुम देखते हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देखते हो तो n स्क्वायर, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 वैल्यू, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 का स्क्वायर 36 वैल्यू, जो कि ये दिखाता है कि वहां पर 36 ऑर्बिटल्स होंगे। तो इस वे में जरूरत पड़ने पर कभी वैल्यूज हमें लिखने, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वैल्यूज लिखने नहीं होते, जस्ट काउंट करने होते कि कितने वैल्यूज मिलेंगे। लिखो मत क्या क्या वैल्यूज है, जस्ट काउंट कर डालो कि कितने वैल्यूज।
तो हम अब या तो ऐसा करें कि 25 वैल्यू पहले लिखें और फिर लिख लिख करके ऐसे काउंट करें कि 1 2 3 4 करते करते 25 वैल्यूज, या फिर दूसरा काम हम कर सकते हैं कि ये चीज स्कीम को माइंड में रखें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि n है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए n वैल्यूज और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए n स्क्वायर वैल्यूज। तो अगर n बराबर 6 हो गया तो l के लिए 6 वैल्यूज और m के लिए 6 का स्क्वायर कर दो 36 वैल्यूज। ये 6 वैल्यूज तुम्हें लिखने पड़े तो क्या लिखोगे, 0 से लेकर के 5 तक, और यहां 36 वैल्यूज लिखने पड़ जाए तो फिर 0 से 0, 1 से +1, 0 -1, 2 से +2 से लेके -2 तक, 3 से 4 से 5 से इसी तरह से एक्सपेंड करो, हो जाएगा। क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था कि यदि n बराबर 4 कर दिया जाए तो l के क्या क्या वैल्यूज होंगे और m के क्या क्या वैल्यूज होंगे। तो हम बोलेंगे l का वैल्यू 0 से n-1, 4 में से कम करो 3 तक, तो 0 1 2 3, और m के क्या क्या वैल्यूज होंगे, तो 0 से मेरे को मिलेगा 0, 1 से मेरे को मिलेगा, ऐसे लिख लेना, 0 से मेरे को मिला 0, 1 से हमें मिला +1 0 -1, 2 से हमें मिला +2 +1 0 -1 -2, और 3 से हमें मिला +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। तो इस तरह से अगर हमें ये सारी चीजें दे दी जाए तो हम लोग ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे कि बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n बराबर 10 है, तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल। तो हम बोलेंगे n स्क्वायर, बोले तो 10 का स्क्वायर, अगर 100 वैल्यूज मिलेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो 100 वैल्यूज लिखकर दिखा भी डालेंगे। हमसे क्वेश्चन कह दिया एजीमुथल क्वांटम नंबर, l बराबर 5 है, तो मेरे को बताओ इससे जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कितने वैल्यूज मिलेंगे। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, पॉसिबल वैल्यूज क्या है, तो हम बोलेंगे +l से लेकर के -l तक, टोटल 2l + 1 वैल्यूज हो जाएंगे। जैसे यहां 5 को यहां पर रख दे तो 5 × 2 10, 10 और 1 11 वैल्यूज हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, तो +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5, 11 वैल्यूज तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस अगर आए कि एक क्वांटम नंबर दे दिया और कह दिया कि बाकियों का पता लगाओ, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक, अब एक हम लोग छोटा सा बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे। मेरे पास है एल्यूमिनियम, और हमें क्या करना है, जस्ट हम लिख देते हैं क्वेश्चन अच्छे से ना, राइट पॉसिबल वैल्यूज फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम। कुछ ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आ गया, तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करें। हम कहेंगे भाई एल्यूमिनियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना डाले हम। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते, ये मेरे को खुद से पता होना चाहिए। अब 13 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। तो यही है अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन, यही है मेरा टारगेट। ठीक, इसका सेल क्या है, सब सेल क्या है, ऑर्बिटल कौन सा है, और स्पिन क्या है इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सेल दिखाई पड़ रहा है, तीसरा सेल है। सब सेल क्या है, 3p है, तो p सब सेल है। ऑर्बिटल क्या है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी रह सकता है, इसमें भी रह सकता है, इसमें भी रह सकता है, किसी में भी रह सकता है। स्पिन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहे तो ऐसे रहे या फिर चाहे तो ऐसे रहे, उसके पास दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई भी तरीका अडॉप्ट कर ले, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
इस चीज को क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे तो बोलेंगे n बराबर, तीसरा सेल है तो 3, l बराबर, ध्यान देना ये p है, हम लोग कैसे इसको कोड करेंगे, हम ऐसे कोड करेंगे 0 1 2 3 s p d f। s होता तो 0, p होता तो 1, d होता तो 2 और f होगा तो 3। तो p के लिए क्या हम लोग उठा लेंगे 1 और m का वैल्यू जब ये 1 है तो ये +1 0 -1, जो कि ये इंडिकेट करता है कि तीन ऑर्बिटल से 3 वैल्यूज। इलेक्ट्रॉन किस में है, इलेक्ट्रॉन किस में है तो मेरे को कंफर्म नहीं इलेक्ट्रॉन किस में, किसी में भी हो सकता है, तो हम तीनों वैल्यूज चूज करेंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों मेरे को लेकर के चलना पड़ेगा। s का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो हम बोलेंगे ये +1/2 भी हो सकता है या फिर -1/2 भी हो सकता है। तो n का वैल्यू फिक्स्ड हो गया, l का वैल्यू फिक्स्ड हो गया, m का वैल्यू अभी फिक्स नहीं हो पाया, सिचुएशन ऐसा है नहीं फिक्स हो पाया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सिचुएशन जैसा दिया हम लोग वैसा ही सॉल्यूशन बताएंगे। कहा था अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सब पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, तो हम कहेंगे ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल है। तो इस तरह से एल्यूमिनियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग सारा क्वांटम नंबर लिख सकते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन जो है सोडियम के लिए हो जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमको पता यदि है 11, तो हम फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लें 1s2 2s2 2p6 3s1, यही है लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, सेल क्या है 3, सब सेल क्या है s, ऑर्बिटल क्या है बाइलक, s में एक ही ऑर्बिटल होता है तो ज्यादा खोजना नहीं है कौन सा ऑर्बिटल है। स्पिन कैसा होगा तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसकी मर्जी, वो चाहे तो क्लॉकवाइज रहे चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज रहे। तो n बराबर हुआ 3, s के लिए कोडिंग 0 1 2 3 s p d f, तो s के लिए 0 है तो 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है तो ये भी 0 ही हो जाएगा, +0 से -0 तक लिखोगे तो कुल मिला के 0 के अलावा कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 या फिर -1/2। तो इस बार ये 3 वैल्यूज फिक्स्ड है और चौथा वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं चल रहा। तो इस वे में बड़े ही आसानी से हम लोग पता लगा सकते हैं किसी टारगेट इलेक्ट्रॉन के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां है तो इसके लिए क्वांटम नंबर्स क्या क्या होंगे। जैसे एक डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो 4f में रहता है, तो इसके लिए मेरे को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखना है। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे 4f में है तो 4 का मतलब चौथा सेल है, तो n बराबर 4 हो गया सीधे सीधे। f के लिए क्या करोगे 0 1 2 3 s p d f, l बराबर f के लिए 3 हो जाएगा। m का वैल्यू, f में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो तुम यहां से एक्सपैंड करके देख भी सकते हो, तो +3 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, तो ये दो वैल्यूज फिक्स्ड है, लेकिन ये वैल्यू अभी फिक्स नहीं हो पाया, 7 में से कोई भी वैल्यू हो सकता है। इसी तरह से कह दिया 7d है, इसके लिए n l और m बताओ, 7वां सेल है n बराबर 7, d है 0 1 2 3 s p d f, 2 के लिए d हमने चुन लिया या d के लिए 2 हमने चुन लिया, और m का वैल्यू +2 से लेकर के +1 तक लिखते चले जाओ, तो ये सारे केसेज हो जाएंगे। ठीक, तो काफी इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ही आसानी से एक को पकड़ करके दूसरे को पकड़ करके तीसरे को हम लोग काफी आसानी से करते चले जा रहे हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हम क्वांटम नंबर्स के कुछ सेट लिख देते हैं। सेट 1, n का वैल्यू कह दिया 5 है, l का वैल्यू कह दिया 6 है, m का वैल्यू कह दिया +2 है, और s का वैल्यू कह दिया +1/2 है। क्या ये सेट सही है? क्या ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है जिसके लिए ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं? तो हम कहेंगे n का वैल्यू क्या है 5 लिया हुआ है, हम जानते हैं n का वैल्यू 1 से शुरू होता है, 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो अगर 5 चुना है तो सॉरी 5 चुना है तो कुछ गलती करी नहीं है, ठीक ही है, इट्स ओके। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी चुन सकते हैं, तो 5 चुन लिया, अच्छा है।
L बराबर 6 चुना है, तो यदि n बराबर 5 है तो L का वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक ही 0 से लेकर के 4 तक ही हो पाएगा। इसके बाहर अगर जाते हो तो गलत हो जाएगा, तो ये यहीं पर गलत हो गया, बाकी को अब देखना ही नहीं है। इसी तरह से सपोज हम एक दूसरा सेट तुम्हारे लिए बना दें, सेट नंबर 2, n बराबर कह दो 5 है, L बराबर 2 है, M बराबर +3 है और S बराबर +1/2 है। ये सेट सही की गलत? तो n का वैल्यू 5 है, n का जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 और अप टू इनफाइनाइट जाता है, तो बीच में 5 आएगा ही आएगा। ओके फाइन। जब इसका वैल्यू सेट कर दिया तो इसका वैल्यू ये 5 है, तो ये 0 से लेकर के 4 तक के बीच में हो सकता है। अगर उस रेंज में है तो ठीक है, रेंज से बाहर है तो गलत, तो रेंज के अंदर है इसलिए इस बार सही है। इसका वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू +2 से लेकर के -2 तक हो सकता है। इस रेंज के अंदर है तो ठीक, रेंज के बाहर है तो गलत, तो +2 से -2 के बीच में ये नहीं आएगा, मतलब फिर गड़बड़ हो गया। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स का कोई गिवन सेट है तो सही है या नहीं सही है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें सारे वैल्यूज हम थोड़े अच्छे लिखें। सेट 3, n = 10, m = 7, सॉरी L = 7, m = 0 और S = -1/2। चलेगा कि नहीं चलेगा? ये सेट चलेगा, सही है। तो हम कहेंगे n बराबर 10 है, n का जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाता है, तो बीच में 10 तो आएगा ही, फाइन। इसका वैल्यू 10 फिक्स हो गया तो L का वैल्यू 0 से लेकर के 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये उसी रेंज में है, सही है। इसका वैल्यू 7 हो गया तो M का वैल्यू +7 से लेकर के -7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो 0 बीच में आएगा ही आएगा, ये भी सही है। और स्पिन क्वांटम नंबर के लिए 2 वैल्यूज हम ले सकते हैं, +1/2 -1/2, तो ये भी सही है। तो इस बार जो ये सेट सही दिया हुआ है, तो जरूरत पड़ने पर ऐसा काम भी हम लोग कर सकते हैं कि गिवन सेट सही लिखा है कि नहीं सही लिखा है, ऐसे डिसीजंस भी जरूरत पड़े तो हम करेंगे। तो बस क्वांटम नंबर्स में मेरी तरफ से इतना ही। क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं, किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनों के पोजीशन के लिए, इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन क्या है उसको बताने के लिए। और एनर्जी भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, कि इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी की तुलना कर सकते हैं। हम ये तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे कि एकदम इसकी एनर्जी इतनी ही है, लेकिन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के क्वांटम नंबर्स मेरे को पता है, तो हम ये सोच सकते हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी। उसके लिए अपने मैथड्स हैं, हम लोग n+l रूल पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, तो वहां पर ये बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों के पोजीशन और एनर्जी को बताने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल स्कीम होता है। पोजीशन और एनर्जी को इंडिकेट करने के लिए, रिलेट करने के लिए न्यूमेरिकल स्कीम जो है वही क्वांटम नंबर्स के नाम से जाना जाता है। 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन, जो कि इलेक्ट्रॉनों के सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनों के स्पिन को दिखाते हैं। और यहां पर एक बड़ी बात है थोड़ी सी, अभी आगे तुम लोग समझोगे। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एक इक्वेशन पढ़ेंगे, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ये जो क्वांटम नंबर्स है ना, ये उसी वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिलता है। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे को n, l और m के वैल्यूज मिलते हैं। बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिलेगा, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से अपने को मिलते हैं। जब हम लोग इस इक्वेशन पर आएंगे तो वहां पर इसके बारे में थोड़ी बातें और कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जस्ट मेमोरी में थोड़ा सा अपने डाल दो कि n, l और m ये 3 क्वांटम नंबर्स यहां से आए हैं। और जो चौथा क्वांटम नंबर है s, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, उसको हमने अपने से चुन लिया है ना, उसको इस इक्वेशन से सॉल्व करके उसका वैल्यू नहीं मिला है, वो सेल्फ टेकन है। कि ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन 2 तरह से रह सकता है, 2 अलग अलग स्पिन स्टेट्स में रह सकता है, तो हमने 2 वैल्यूज कुछ भी चुन ली कि चलो एक वैल्यू इसके लिए रख देते, दूसरा वैल्यू इसके लिए रख देते। तो +1/2 और -1/2 श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से नहीं आया है। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो वहां पर में भी कभी कभी हम बताना भूल जाते हैं, इसलिए पहले इसको हमने बता दिया कि भाई इस चीज को माइंड में रखना, जब वहां आएंगे तो और बातें साफ हो जाएंगी। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके n, l और m के जो वैल्यूज हम लोग है वहां से पता लगा सकते हैं।
जबकि स्पिन क्वांटम नंबर का उस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं, बस ऐसे ही हम लोगों ने जो है दो वैल्यूज अपनी तरफ से चुन लिए। तो बस क्वांटम नंबर्स पर मेरी तरफ से इस क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।